ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, पार्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि यूनिट आपकी सेकंड का ही सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर जो टॉपिक है मेन वो क्या है, पियर्सन ने किस तरह से हार्ड और सॉफ्ट एसिड को क्लासिफाई किया है, ठीक है, और किस बेस पर किया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन टॉपिक है इसके अंदर। और ये हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की एप्लीकेशन क्या क्या है, ये दो पॉइंट हमें मेन यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको जब भी स्टार्ट करना होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन से या वर्गीकरण से। तो सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था आर्लैंड और चैड ने। ठीक है, सबसे पहले किया था आर्लैंड, चैड और उसके साथ डेविस। ठीक है, सबसे पहले जब हार्ड और सॉफ्ट एसिड को या हार्ड और सॉफ्ट बेस को, यानी सॉफ्ट कठोर और मृदु अम्ल और क्षारों को सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया था वो आर्लैंड, चैड और डेविस के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब भी हम इनके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, धातु आयनों के दो वर्ग बनाते हैं। ठीक है, दोनों वर्ग को नाम दिया जाता है क्लास ए एंड क्लास बी। धातु आयनों को, यानी धातु आयन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज रखती है खुद के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे क्लास ए के अंदर आते हैं। और जो लिगेंड होते हैं, जो कि बेस यानी क्षार होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बहुत आसानी से, उनको भी दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। यानी लिगेंड के को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन किया उसमें हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी मेटल हमारी क्लास ए के अंदर आती है और कौन सी क्लास बी के अंदर। तो पियर्सन जब आया तो पियर्सन ने इनका ही कुछ मॉडिफिकेशन करके आगे क्लासिफाई किया हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, तो सबसे पहले आर्लैंड, चैड और डेविस ने धातु आयनों की दो क्लास बनाई। ठीक है, धातु मेटल जो आयन होते हैं उनके दो क्लास बनाई, यानी दो वर्ग बनाए, क्लास ए एंड क्लास बी, यानी वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, वर्ग ए में ऐसी मेटल रखी इन्होंने कि जो हार्ड हो, यानी हार्ड एसिड की तरह, हार्ड अम्ल की तरह, यानी प्रबल अम्ल की तरह जो बिहेव करती है, वो सारी मेटल आयन कहाँ पे लिखी, क्लास ए के अंदर। और जो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करती है वो सारी मेटल आयन कहाँ पे आए, क्लास बी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लिखें तो क्षारीय मृदा धातु सारी किसमें आई, यानी H ब्लॉक वाली जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी किसमें आई, क्लास ए के अंदर आई, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज रखती है, यानी वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकती है, यानी ये बहुत अच्छा एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करती है। और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो एक हमने किनको रखा क्लास ए के अंदर, क्षारीय मृदा धातुओं को, यानी H ब्लॉक। ठीक है, दोनों H ब्लॉक को हमने रखा। उसके साथ में यहाँ पे क्या रखा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम +3। ठीक है, एल्यूमिनियम भी क्या है, सब मेटलॉइड है या मेटलॉइड है, तो यहाँ पर ये भी क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये भी क्या करती है, प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स को रखना हमने, जैसे आयरन +3। ठीक है, इसके अलावा कोबाल्ट +3 या फिर प्रोटॉन, ये सारे जो है ये किसमें आए, क्लास ए के अंदर, जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, या जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ड एसिड, या जिसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। ये हमारा आया धातु आयनों का क्लास ए। ठीक है, और धातु आयनों की क्लास बी के अंदर क्या आया, जो कि सॉफ्ट एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि दुर्बल अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होती है उनकी क्लास ए की मेटल्स की कंपैरिजन में कम होती है, उसको हमने कहां पे रखा, क्लास बी के अंदर रखा। तो इसमें एग्जांपल आए जैसे कॉपर, एजी, एयू। ठीक है, ये सारे लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला,
सारी मेटल जो कि क्या है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है। ट्रांजिशन जो सीरीज है उसके लास्ट में जो आती है उन सबको हमने कहां पे लिखा, सॉफ्ट एसिड की क्लास के अंदर यानी क्लास बी के अंदर हमने इसको क्लासिफाई किया। इसके अलावा हो सकता है मर्करी, प्लेटिनम प्लस, ये सारी क्या है सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी ऐसी मेटल या ट्रांजिशन मेटल जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो सारी कहां पे आती है, क्लास बी के अंदर आती है। ठीक है, अब इसके साथ में क्या किया, ये आर्लेट और चैट ने लिगेंड को भी क्लासिफाई किया दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लिगेंड भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक क्लास ए और एक क्लास बी, यानी वर्ग ए वर्ग बी। ठीक है, वर्ग ए क्या था, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस था, और वर्ग बी क्या था, जो वीक बेस था, यानी दुर्बल क्षार। ठीक है, क्लास ए प्रबल क्षार, ये दुर्बल क्षार। यहाँ पर ये क्या थे, प्रबल अम्ल थे, तो ये क्या थे, वीक एसिड, या जिसे हम क्या कहते हैं सॉफ्ट एसिड, या जिसे दुर्बल क्षार अम्ल बोला जाता है। लिगेंड वाले में क्लास ए क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है या प्रबल क्षार है, वो हमारे क्या है क्लास ए के अंदर। अब इस क्लास ए के अंदर इन्होंने कौन-कौन से मेटल रखे कि अगर हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। लेकिन इनमें भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नाइट्रोजन है, फास्फोरस फिर आर्सेनिक फिर एंटीमनी, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है वो भी सारा इसमें आता है, इसी के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है पूरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन यानी हेलोजन का जो पूरा वर्ग है उसके अंदर भी यही होता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्लास ए के लिगेंड हैं, जो कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, या जिसे हम हार्ड बेस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, हार्ड बेस है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लेकिन अगर हम क्लास बी को देखें तो क्लास बी के अंदर कौन से आएंगे, लिगेंड तो यही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, जो कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन इनमें से जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट कौन से होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन की देने की जो टेंडेंसी है वो कम रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या रखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो ये क्या है, सबसे इसकी प्रायोरिटी सबसे कम रखेंगे। ठीक है, क्लास बी के अंदर हम क्या रखते हैं, सॉफ्ट बेस रखते हैं। सॉफ्ट बेस यानी जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रायोरिटी क्या रखेंगे, कम रखेंगे। ठीक है, फास्फोरस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद में आर्सेनिक की, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी रखेंगे, सल्फर की, देन सेलेनियम। ठीक है, और इसी तरह से इस ग्रुप की भी जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये आर्लेट, चैट और डेरिस ने क्लासिफाई किया था धातु आयनों को और लिगेंड। धातु आयनों का एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हार्ड एसिड, एक वीक एसिड यानी सॉफ्ट एसिड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी हार्ड बेस, और ये सॉफ्ट बेस। ठीक है, ये चार क्लासिफिकेशन हमने किए। लेकिन जब पियर्सन आया, ठीक है, मेन हमारा जो टॉपिक है वो किसका है, पियर्सन का क्लासिफिकेशन। तो पियर्सन ने क्या किया, इनको जब भी डिवाइड किया एसिड और बेस को, तो उसमें एक बीच में एक क्लास और लेके आया। ठीक है, पियर्सन ने क्या किया, बीच में एक बॉर्डर लाइन और खींची, यानी एक सीमा खींची कि कुछ मेटल्स सीमावर्ती भी होती है। ठीक है, वो ना तो हार्ड होती है ना वो सॉफ्ट होती है, यानी बीच वाली बॉर्डर लाइन की मेटल्स भी होती है। और यहाँ भी इसने क्या किया, एक बॉर्डर लाइन लिगेंड बना दी। ठीक है, यानी पियर्सन ने इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, धातु आयनों को भी और लिगेंड्स को भी। ठीक है, यानी एसिड्स को भी और बेस को भी, दोनों को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो क्लास ए और क्लास बी तो थी। ठीक है, क्लास ए हार्ड एसिड की थी और क्लास बी हमारी क्या थी,
सॉफ्ट एसिड की, और उसके बीच में इसने एक बॉर्डर लाइन एसिड और बना दिया, ठीक है। और इसी तरह सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बीच में एक बॉर्डर लाइन बेस भी बना दिया, ठीक है। तो जब भी हम पियर्सन की बात करते हैं तो पियर्सन ने कहा कि जो एसिड है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है। और अगर इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे ज्यादा स्थायी संकुल बनता है, ठीक है। और अगर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो भी स्थायी संकुल बनता है। लेकिन अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है या दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो यहाँ पर जो स्थायी संकुल है वो स्थायी नहीं बनता है, ठीक है। पियर्सन ने क्या बोला कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड की किसी भी बेस के साथ तो इससे क्या बनता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इनके नेचर। एक क्या बनता है, ये संकुल बनता है, ठीक है। और ये जो है संकुल जो बना इसका जो स्थायित्व है वो किस पे डिपेंड करता है, इस हार्ड और एसिड और बेस पर कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है। तो ये क्या कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस लेते हैं तो ये क्या होता है, स्टेबल या स्थायी संकुल बनता है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस लेते हैं तो भी ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या बनता है, स्थायी बनता है। लेकिन अगर हम क्या करें, हार्ड एसिड ले लें प्लस सॉफ्ट बेस ले लें या फिर सॉफ्ट एसिड ले लें प्लस हार्ड बेस ले लें, तो ये क्या करता है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं या फिर कम स्थायी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, कम स्थायी संकुल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन बोलता है, पियर्सन बोलता है, ठीक है। पियर्सन ने इस तरह से इन कॉम्प्लेक्सेस को डिसाइड किया कि अगर हम हार्ड के साथ हार्ड लेके जाते हैं तो वो स्टेबल बनेगा, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट लेके जाते हैं तो वो स्टेबल बनेगा। लेकिन एक हार्ड एक सॉफ्ट ले लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल नहीं बनता है, स्थायी नहीं बनता, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन इसने 3 पार्ट्स में किया, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे, एक तो हार्ड एसिड की अगर बात करें तो कौन सा, हार्ड एसिड, उसके बाद में बॉर्डरलाइन एसिड और तीसरा हमारे पास क्या, सॉफ्ट एसिड, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हार्ड एसिड का हमने क्लासिफिकेशन किया तो, और एक बॉर्डर लाइन यानी सीमावर्ती एसिड और एक सॉफ्ट एसिड। 3 पार्ट्स में इसने एसिड्स को डिवाइड कर दिया और इसी तरह बेस को कर दिया। ये क्या है हमारा, प्रबल अम्ल, ये सीमावर्ती अम्ल और ये दुर्बल, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल्स हमें देखने हैं तो हार्ड एसिड के एग्जांपल क्या होते हैं, ये यानी एस्ट्रोपॉनी मेटल्स और प्रोटॉन यानी मेटल एसिड जिनकी साइज छोटी है, ठीक है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। कम छोटे स्पेस के अंदर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रखते हैं, इसलिए किसके अंदर आते हैं, प्रबल एसिड के अंदर यानी हार्ड एसिड के अंदर आते हैं। इसी के अलावा बेरिलियम +2, ठीक है, हमने लिखा था जब पहले क्लासिफिकेशन किया था तो उसके अंदर हमने क्या लिखा था कि क्लास ए के अंदर हम लिखते हैं क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, तो सेम चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के एग्जांपल, ये क्या होती है, ये हार्ड एसिड की तरह या फिर हम क्या कहें प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करती है सारी। इसके अलावा जो आपकी ट्रांजिशन मेटल्स होती है या 3D वाली जो सीरीज होती है वो ज्यादातर क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली जितनी भी ट्रांजिशन
मेटल्स होती है, संक्रमण धातुएं होती है, वो सारी किसमें आती है, हार्ड एसिड के अंदर आती है। ठीक है, ठीक है, ये जिर्कोनियम है, यानी ये सारे क्या है, ट्रांजिशन सीरीज वाले हैं। ट्रांजिशन सीरीज ये 3 का है, ये ट्रांजिशन सीरीज 4 का है। ठीक है, इस तरह से तो ये सारी मेटल जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, वो सारी कहाँ पे आती है, प्रबल अम्ल के अंदर आती है। इसी तरह जैसे BF3 हुआ, BCl3 हुआ, ये क्या है, लुईस अम्ल है। ठीक है, लुईस अम्ल भी क्या होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इसमें जैसे BH3 है, BH3 के कंपैरिजन में हम BF3 और BCl3 का देखें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोरोन जो है वो लुईस अम्ल की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये फ्लोरीन या क्लोरीन जो है, इनकी ईएन ज्यादा होती है बोरोन से, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने पास लेते हैं। तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंसी, ये इलेक्ट्रॉन की कमी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा आसानी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसलिए ये क्या करता है, हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड ये भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, AlCl3, ठीक है, AlH3, ये सब। ठीक है, इसके अलावा N3+, अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ चले जाएं, ठीक है, Cl+3, ये बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड मिल रहा है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, बहुत ज्यादा आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये है आयोडीन+5। ठीक है, इस तरह के एग्जांपल यहाँ पे मिलते हैं। बोर्डरलाइन की अगर हम बात करें तो बोर्डरलाइन में ट्रांजिशन मेटल आएंगे जो कि बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ठीक है, बीच के ऐसे मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं जो कि क्या होती है, बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, ना तो बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ना ही बहुत लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सारी किसके अंदर आएंगी, बोर्डरलाइन एसिड्स के अंदर आएंगी। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, बोर्डरलाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, बोरोन का ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की जगह पे क्या है, CH3 है, मैथिल ग्रुप है। ठीक है, तो ये CH3 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की कमी को बोरोन पे कम कर देता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जो होती है, यानी एसिड की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है हार्ड एसिड की कंपैरिजन में, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, बोर्डरलाइन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट एसिड है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी मेटल्स जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की है, जैसे कॉपर, Ag, Au, ठीक है, जो हमने पहले भी लिखा था, क्लास बी वाले जितने भी एसिड थे उसके अंदर हमने यही वाले एग्जांपल लिखे थे। ठीक है, यही आएंगे इसके अंदर, Cd+2। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, सॉफ्ट एसिड के अंदर आते हैं, जैसे Br2, Br+, ये सारे सॉफ्ट एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं, या फिर मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, धातु आयन जो कि उदासीन है या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, वो हमारी कहाँ पे आती है, इस सॉफ्ट एसिड वाले फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ड एसिड, बॉर्डरलाइन और सॉफ्ट एसिड। 3 पार्ट्स में हमने किसको डिवाइड किया, एसिड्स को या अम्लों को डिवाइड किया। इसी तरह पियर्सन ने क्या किया, बेस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारा कौन सा हो गया, हार्ड बेस, एक हो गया बॉर्डरलाइन बेस, और एक हो गया हमारा सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो आपको ये सारे एग्जांपल याद नहीं रखने, लेकिन आपको इस तरह से याद रखना है कि जितने भी क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, वो सारी किसमें आएगी, हार्ड एसिड में आएगी हमेशा। ठीक है, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली सारी किसमें आएगी, हार्ड एसिड के अंदर आएगी। और ट्रांजिशन मेटल जो कि बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट की है वो कहाँ पे आएगी, बॉर्डरलाइन में, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली कहाँ पे आएगी, सॉफ्ट एसिड के अंदर या दुर्बल अम्लों की श्रेणी के अंदर आएगी। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब सेकंड हम डिवाइड करते हैं इसको बेस या क्षार
क्षार को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हार्ड बेस यानी प्रबल क्षार, सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन बेस, और सॉफ्ट बेस यानी दुर्बल क्षार। यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे देखिए। देखो सबसे पहले हार्ड बेस के अंदर क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स आते हैं वो आते हैं। जैसे हमने आर्गन न्यूक्लियोटाइड का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हार्ड बेस कौन सा था, जैसे नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के पूरे वर्ग में से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर इन्होंने पियर्सन ने जो हार्ड बेस लिखा उसमें कंपाउंड लिखे कौन से, नाइट्रोजन के कंपाउंड, जैसे अमोनिया हो गया, एमीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर हार्ड बेस प्रबल क्षार की श्रेणी। इसके अलावा H2O हो गया, OH माइनस हो गया। ठीक है, H2O में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोड पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये ऑक्साइड का हो गया। ठीक है, एल्कोहल हुआ, एल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सीरीज वाले हैं ये सारे, ऑक्सीजन वर्ग के हैं जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहल है, एल्कोहल के पास में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी देता है आसानी से, आर माइनस हो गया। ठीक है, अगर हम हेलोजन वर्ग की बात करें तो F माइनस हो गया। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कार्बोनेट हो गया। कार्बोनेट में भी क्या है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। ठीक है, नाइट्रेट हो गया, ये सारे यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग या हार्ड बेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर इसमें सीमावर्ती रखें तो सीमावर्ती में क्या आता है, जैसे हमने लिखा एनिलीन, C6H5NH2। ठीक है, एनिलीन में क्या होता है, यहाँ पर एनिलीन हमने कहा था स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लेकिन एमीन का ही हमने दूसरा जो है वो कहाँ पे लिखा, बॉर्डर लाइन। डिफरेंस क्या है कि इस एमीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, ये हमेशा माइनस आर इफेक्ट देता है। ठीक है, रेजोनेंस का माइनस इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, यानी नाइट्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन कम होंगे बाहर किसी और मेटल को डोनेट करने के लिए, इसलिए हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, बॉर्डर लाइन या सीमावर्ती की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, C5H5 यानी हमने नाइट्रोजन को जोड़ दिया जिसके 5 कार्बन की एक रिंग के साथ, जिसमें क्या है एरोमेटिक नेचर है। ठीक है, उसके साथ अगर हमने जोड़ दिया तो ये भी क्या होगा, ये क्या है, एक हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, पाइरोल जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है पिरिडिन, सॉरी ये पिरिडिन जो है वो भी क्या करता है, बॉर्डर लाइन के अंदर आता है, ना तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा ना ये सॉफ्ट बेस होगा। ठीक है, इसके अलावा माइनस, ये सारे भी क्या है, बॉर्डर लाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, Br माइनस, हमने क्या कहा, F माइनस को रख दिया कहाँ पे, हार्ड में, तो बॉर्डर लाइन में हमने कहा किसको रख दिया, Br माइनस को। और अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट या मृदु क्षार की, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, I माइनस, हेलोजन में से क्या आ जाएगा, आयोडीन का माइनस चार्ज वाला आ जाएगा, वो सॉफ्ट बेस में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा H माइनस, ये भी क्या है, सॉफ्ट बेस की तरह काम करता है। ठीक है, R माइनस, C2H4, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करते हैं। HCl माइनस, ठीक है, बेस है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन बहुत ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं व्हेन कंपेयर टू दीस टू ग्रुप्स। ठीक है, इन दोनों ग्रुप के कंपैरिजन में ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्या किया है, फास्फोरस का कंपाउंड लिख लेते हैं यहाँ पे, फास्फोरस जिसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी फास्फोरस भी क्या होता है, फास्फोरस के पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करने को। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दें
ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये सॉफ्ट फेज के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हार्ड बेस है या हार्ड एसिड है, बोर्डरलाइन बेस या बोर्डरलाइन एसिड है, सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस है, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं, कौन से ऐसे गुण पढ़ते हैं जिनकी वजह से हमने इसको हार्ड के अंदर रखा, जिसकी वजह से हमने इसको सॉफ्ट के अंदर रखा। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस के, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है, वो है ये हार्ड सॉफ्ट एसिड और बेस की एप्लीकेशंस क्या क्या है, यहाँ पर इनके अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, वो हम आगे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।